हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर सबसे पहले आपने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले देखिए, ताकि आपको वीडियो में कोई परेशानी ना हो। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कि कोई भी चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया होता है अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेट तो मान लिया कि मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर हमने इंट्रो वीडियो में पढ़ा था कि करंट जब भी फ्लो होता है तो वो अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए हमने कहा करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर यानी कि उस एरिया में हम एक फोर्स को फील कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है। उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड यानी एरिया, भाई का एरिया, मैग्नेट भाई का एरिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बी से डिनोट किया जाता है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखे तो बी वेक्टर इसको हम लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डायरेक्शन भी इसमें मैटर करती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, यहीं पे लिख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल आता है ये कि हमने मूविंग चार्ज ही क्यों लिया, हम चार्ज को रेस्ट पे भी तो लिख सकते थे और इजी होगा। अब वो मूव होगा, उसकी वेलोसिटी होगी तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर रेस्ट पर चार्ज को क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और अगर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करेगा। और अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसको एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने चार्ज को मोशन में लिया यानी कि मूविंग चार्ज लिया, ताकि वो भी क्या करे, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो केस, बेसिक से केस है कि हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में या फिर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो क्यों नहीं करते। जब भी हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की बात करेंगे तो हम उस चार्ज को उसके पैरेलल या फिर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेते, हम उसके परपेंडिकुलर लेते। तो क्यों लेते वो भी हम देख लेते हैं। लेट से हमारी क्या है यहाँ पर बी वेक्टर यानी कि हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमने क्यू चार्ज को इसके ही डायरेक्शन में ले लिया तो आगे जाकर हमें इसका एक फॉर्मूला मिलेगा साइन थीटा, जिसमें यूज होगा। और अगर 0 डिग्री हुआ यानी कि जो हमारी वेलोसिटी, अगर चार्ज को इस डायरेक्शन में थ्रो किया, वेलोसिटी और हमारा जो बी है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा। सेम केस इज देयर कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा एंड देन इट इज 0 डिग्री यानी कि साइन 180 भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ तक बात क्लियर है। मूविंग चार्ज हमने क्यों लिया, हमने इसको पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखते हैं हम इसको परपेंडिकुलर लेकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक XYZ प्लेन ले लेते हैं। प्लेन यानी कि इस तरह से ये हमारा X एक्सिस, Y और ये Z एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या है, चार्ज है, Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। Q चार्ज यहाँ पर हमारे पास है। अब हमने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर है यानी कि इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में, हमने इसको XZ प्लेन में इसको थ्रो किया। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट से वो बी वेक्टर यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो बी वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कि किसी भी वेक्टर के हम दो क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स ले सकते हैं, कोस थीटा साइन थीटा। तो इसको क्या हम लेंगे, ये
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको हम क्या लेंगे v कोस थीटा और इसको हम क्या लेंगे v साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, लेकिन 3D होता है ना गाइस, ऐसे डायरेक्शन होती है z एक्सिस। तो इस तरह से हमने इसके दो कंपोनेंट ले लिया। अब जो कंपोनेंट ज्यादा वैलिड होगा, यहाँ पर अगर हम कोस थीटा की बात करें तो वेलोसिटी और b वही बात आ गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 हो जाएगा तो फोर्स फाइंड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लेंगे v साइन थीटा वाला कंपोनेंट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द वेलोसिटी, सॉरी क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड हमारा डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड बी पर, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना गाइस। अगर हम दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आ गए, दो हल्की मैग्नेट लेके आएंगे तो उनके बीच में कोई ज्यादा वो लूज सा फोर्स लगेगा। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो बहुत ही तगड़ा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद v साइन थीटा, वेलोसिटी का हमने कौन सा कंपोनेंट लिया है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिया है, तो v साइन थीटा पर भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर तीनों को कंबाइन करने पर हमें मिलता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम वैसे तो कांस्टेंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया, चलिए देखते हैं। इक्वल हो जाएगा Q V, अरे क्या हो गया गाइस, V साइन थीटा, सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस। यहाँ पर हमारा F इक्वल हो जाएगा Q B V साइन थीटा के। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F इक्वल हो जाएगा हमारा Q V क्रॉस B, है ना गाइस, वेक्टर है ना। अब V क्रॉस B ही हमें लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये शाश्वत है, यही लिखा जाता है गाइस। क्योंकि आगे जाकर हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसकी डायरेक्शन पे इफेक्ट आता है अगर हम इनको पोजीशन को चेंज करते हैं। वेक्टर होता है ना गाइस कि A क्रॉस B को हम B क्रॉस A नहीं लिख सकते, तो वैसे ही यहाँ पर V क्रॉस B वेक्टर है दोनों, तो B क्रॉस E क्यों लिखेंगे, इस डायरेक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा। अब हाँ, कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। पहली बात तो ये कि कांस्टेंट की वैल्यू डिसाइड कैसे की जाती है, हमें पता कैसे चलेगा कि कांस्टेंट की वैल्यू ये ही होनी चाहिए। तो कांस्टेंट की वैल्यू मान लीजिए कि हमारा प्रैक्टिकली हमने मेजर किया बहुत ही ध्यान से कि यहाँ पर फोर्स जो हो रहा है 10 न्यूटन हो रहा है। फॉर्मूले में हमने तीनों की वैल्यू पुट करके जो फॉर्मूला हमारा निकाला है उससे हमारे यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स आ रहा है। तो इसका मतलब कांस्टेंट यहाँ पर 2 लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 5 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली और फॉर्मूले से सारी वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि फोर्स भी क्या आ रहा है, वो 10 न्यूटन आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको पूरा यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।